नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, तदनुसार बृहस्पतिवार 22 अक्टूबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन बड़ौदा उपचुनाव को मजबूती से लड़ते हुए जीतेगी। उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में हालात सभी को नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस को दिन रात भागना पड़ रहा है, उससे स्पष्ट है कि गठबंधन का उम्मीदवार जीत दर्ज करेगा। वे गुरुग्राम में एक निजी कार्यक्रम के बाद से पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार की जीत का दावा किया और कहा कि इस बार जीत का अंतर जींद उपचुनाव से भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि जींद में भाजपा और जसपा ने अपने अलग अलग उम्मीदवार उतारे थे। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी यानी CRSU रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजेश पूनिया, डीन ऑफ अकादमिक प्रोफेसर SK सिन्हा, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजेश बंसल ने बताया कि बीएड की ऑनलाइन परीक्षाएं 26 अक्टूबर से ली जाएंगी। इसके अलावा बीपीएड, डीपीएड व एमएड सहित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से स्वीकृत कॉलेजों में विभिन्न कोर्स की परीक्षाएं भी 26 अक्टूबर से ही ऑनलाइन ली जाएंगी। ऑनलाइन परीक्षाओं में विद्यार्थियों को कोई परेशानी नहीं होगी। परीक्षाओं से पहले रियल टाइम मॉक टेस्ट होगा, जिसमें विद्यार्थियों को पेपर सेट दिया जाएगा। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम में सुबह से ही बादलवाई से जहां किसानों को थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है, वहीं किसान अब बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फसलों की कटाई के बाद अब बिजाई का मौसम शुरू हो गया है और अब किसान अपनी खाली जमीनों को पानी दे रहे हैं। इधर मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। इस दौरान हल्की बादलवाई के साथ साथ तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी। विभाग के मुताबिक प्रदेश में आमतौर पर अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री और न्यूनतम 10 से 13 डिग्री तापमान बने रहने की संभावना है। हरियाणा राज्य में 24 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री व न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। करीब 7 महीने के बाद महेंद्रगढ़ में दोबारा से ट्रेनों का आवागमन शुरू हो गया है। अब प्रतिदिन 4 सुपरफास्ट गाड़ियां इस रूट पर चलेंगी। सभी गाड़ियां आरक्षित होंगी। गाड़ियों में कोई भी सामान्य कोच नहीं है। अपनी सीट उसी दिन भी आरक्षित करवाई जा सकती है। इसके लिए स्टेशन पर सुबह 8 से रात 10 बजे तक आरक्षित टिकटों की विंडो खुली रहती है। सुपरफास्ट ट्रेनों का किराया पहले की तुलना में बढ़ाया गया है। दिल्ली जाने के लिए अब 100 रुपए किराया देना होगा। रेलवे बोर्ड के आदेश पर उत्तर पश्चिमी रेलवे ने त्योहारों के लिए दिल्ली तक 4 यानी 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई है। जोधपुर से दिल्ली सराय रोहिला, दिल्ली सराय रोहिला से जोधपुर, बीकानेर से दिल्ली सराय रोहिला व सराय रोहिला से बीकानेर गाड़ियां महेंद्रगढ़ ट्रैक पर चली हैं। इन सभी गाड़ियों का महेंद्रगढ़ ठहराव दिया गया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC के चेयरमैन रंजीत कुमार पचनंदा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को पूरा हो रहा है। पश्चिम बंगाल कैडर के 1983 बैच के रिटायर्ड IPS अधिकारी पचनंदा आयोग के चेयरमैन पद पर मात्र 1.25 साल ही रह पाई। इस पद पर कार्य करने के लिए उनकी आयु पूरी हो चुकी है। अब प्रदेश सरकार को HPSC के चेयरमैन पद पर नई नियुक्ति करनी पड़ेगी। यह सरकार पर निर्भर करेगा कि आयोग में कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा अथवा सरकार सीधे नियमित चेयरमैन की नियुक्ति प्रक्रिया को अंजाम देगी। अब इस पद के लिए राज्य में लॉबिंग तेज होगी। पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े फेस्टिवल दुर्गा पूजा के शुरू होने से 24 घंटे पहले हाईकोर्ट ने पूजा पंडालों को राहत दी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने अब बड़े पंडालों में 60 लोगों की एंट्री की इजाजत दे दी है। इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने कहा था कि पूजा पंडालों में विजिटर्स को एंट्री नहीं दी जाएगी, सिर्फ आयोजक ही अंदर जा सकेंगे। उनकी भी संख्या तय रहेगी। छोटे पंडालों में 15 और बड़े पंडालों में 25 लोग ही जा सकेंगे। कोर्ट ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए यह फैसला दिया था। इस पर कोलकाता के दुर्गोत्सव फोरम के 400 पंडाल आयोजकों ने रिव्यू की अपील की थी। ICMR ने IIT खड़गपुर द्वारा तैयार की गई कोविड रैप टेस्ट को हरी झंडी दे दी है। इसकी लागत 500 रुपए है। इस किट से 1 घंटे में रिजल्ट मिल जाएगा। IIT खड़गपुर के निदेशक प्रोफेसर VK तिवारी ने कहा कि यह यकीनन चिकित्सा विज्ञान के इतिहास, खासकर वायरोलॉजी के क्षेत्र में सबसे अहम योगदानों में से एक है। यह एक बड़े पैमाने पर PCR आधारित टेस्ट की जगह लेने के लिए भी तैयार है। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 76 लाख के पार, 67.91 लाख लोग ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं।
कभी बेटे की शादी में 500 करोड़ रुपए का खर्च कर सुर्खियों में रहने वाले स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल के छोटे भाई प्रमोद मित्तल ब्रिटेन के सबसे बड़े बैंकक्रप्ट यानी दिवालिया घोषित किए जा सकते हैं। 64 साल के प्रमोद मित्तल का कहना है कि मुझ पर 23,750 करोड़ रुपए का बकाया है। मैंने अपनी तमाम संपत्ति एक सौदे में गंवा दी। अब मेरे पास इनकम का कोई भी जरिया नहीं है सिवाय दिल्ली के पास एक जमीन के। इसकी कीमत कभी 45 पाउंड यानी लगभग 4300 रुपए थी। मेरे पास कुल जमा 1.5 करोड़ रुपए रह गए हैं। मेरी अपनी कोई कमाई नहीं रह गई है। पत्नी भी मुझ पर निर्भर नहीं है। हकीकत यह है कि मेरे सामने अब जीने का संकट खड़ा हो गया है। मेरे महीने का खर्च करीब 2 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पुलिस स्मृति दिवस पर दिल्ली स्थित पुलिस स्मारक पहुंचे। फूलों से बना चक्र रखकर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा, पुलिसकर्मी बिना हिचक के बेहतर काम करते रहे हैं। चाहे कानून व्यवस्था बनाए रखना हो या अपराधों को सुलझाना हो या फिर महामारी से लड़ने के लिए आपदा प्रबंधन हो, वे हमेशा तैयार रहते हैं। हमें लोगों को मदद करने के लिए उनकी लगन और तैयारी पर गर्व है। हम ड्यूटी करते हुए शहीद हुए सभी पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी सेवाएं हमेशा याद रखी जाएंगी। अयोध्या की रामलीला बिना रीटेक लिए बॉलीवुड आर्टिस्ट प्रस्तुति दे रहे हैं। रोजाना 3 घंटे रिहर्सल करते हैं, 2.5 घंटे तैयार होने में लगते हैं। सरयू किनारे लक्ष्मण किले में भव्य सेट और लाइटिंग के बीच रामलीला का मंचन हो रहा है। इसे दूरदर्शन और सोशल मीडिया के जरिए हर रोज 5 करोड़ से ज्यादा लोग देख रहे हैं। दूरदर्शन के महानिदेशक मनोज अग्रवाल बताते हैं कि दूरदर्शन के सबसे बेहतर कैमरा क्रू और टेक्नीशियन अयोध्या भेजे गए हैं। 9 HD कैमरे अलग अलग एंगल से मंच को कवर करते हैं और HD1 में बने कंट्रोल रूम से लाइव प्रसारण हो रहा है। पहली बार रामलीला का लाइव प्रसारण दूरदर्शन पर हो रहा है। रामलीला का समापन 25 अक्टूबर को रावण दहन से किया जाएगा। दहन के लिए लगभग 100 फुट ऊंचा रावण को इको फ्रेंडली पुतला बनवाया जा रहा है ताकि प्रदूषण कम से कम हो। यह 23 को अयोध्या पहुंचेगा। शो के आयोजक बॉबी मलिक ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अयोध्या आकर रावण दहन करने का आग्रह किया है। इससे लोगों में उत्साह का संचार होगा। हालांकि उन्हें प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से कंफर्मेशन नहीं मिली है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को एक अहम फैसला लिया गया। कैबिनेट ने 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की मंजूरी दे दी। इससे केंद्र के 30.67 लाख नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को फायदा होगा। दशहरे से पहले बोनस की पूरी रकम एक किस्त में दे दी जाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बोनस पर 3,737 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बोनस का भुगतान कर्मचारियों के बैंक खातों में किया जाएगा। जिन्हें बोनस का फायदा मिलेगा उनमें रेलवे, पोस्ट ऑफिस, डिफेंस, EPFO और ESIC जैसे संस्थानों के 16.97 लाख कर्मचारी शामिल हैं। इन्हें प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा। बाकी 13.70 लाख केंद्रीय कर्मचारी को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि त्योहारी सीजन में लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकें। सरकार का कहना है कि मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आने से बाजार में मांग बढ़ेगी और इकोनॉमी को फायदा होगा। त्योहारी सीजन में प्याज की कीमतें रिटेल में 100 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। आलू की कीमतें 50 रुपए प्रति किलो हो गई हैं। लहसुन 170 रुपए प्रति किलो हो गया है। हरी सब्जियां रिटेल बाजार में 60 से लेकर 200 रुपए प्रति किलो हो गई हैं। हरी मटर इस समय मुंबई के रिटेल बाजार में 200 रुपए किलो पर बिक रही है। ऐसे में आने वाला दिवाली का त्योहार आपकी रसोई का बजट बिगाड़ सकता है। प्याज उत्पादक राज्यों से कम सप्लाई होने के चलते कीमतों में तेजी हुई है। प्याज उत्पादक राज्यों में भारी बारिश के चलते 50% फसल खराब हुई है। दिवाली तक कीमतें और बढ़ सकती हैं। 5G की सेवा भले ही अभी लंबे समय बाद भारत में शुरू होगी, पर इसके लिए टक्कर की तैयारी पहले हो गई है। इस टक्कर में एयरटेल, रिलायंस जियो और चीन की हुआवे आमने सामने होंगी। दरअसल भारत में हालांकि अभी तक हुआवे का 5G में शामिल किया जाएगा या नहीं, इस बात पर स्पष्टता नहीं है, पर वैश्विक स्तर पर जरूर ये तीनों कंपनियां आमने सामने होंगी। इसमें चीन की हुआवे को जबरदस्त टक्कर मिल सकती है। अमेरिका, ताइवान जैसे कई देश चीन से इस समय तनातनी में हैं, इसलिए कई देश हुआवे की 5G सेवा को अपने देश में एंट्री नहीं देंगे। इस फेस्टिव सीजन में अगर आप घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है। इस ऑफर के तहत बैंक होम लोन की ब्याज दर पर 25 बेसिस पॉइंट यानी BPS तक की छूट दे रहा है। बैंक ने ज्यादा टिकट साइज वाले होम लोन की ब्याज दरों पर 20 BPS की छूट देने का ऐलान किया है। वहीं योनो ऐप के जरिए होम लोन के लिए अप्लाई करने पर हर साइज के होम लोन की ब्याज दरों पर 5 BPS की छूट मिलेगी। सेंसेक्स 162 और निफ्टी 40 अंकों की बढ़त के साथ बंद। बैंकिंग और मेटल शेयरों में रही तेजी। पावर ग्रिड का शेयर 4% उछला। सोने की कीमतें 198 रुपए बढ़कर 51,108 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 391 रुपए बढ़कर 63,515 रुपए प्रति किलोग्राम हुई।
लॉन्चिंग से पहले ही Oppo A33 2020 का पोस्टर लीक हो गया है, जिसमें भारत में कीमत और ऑफर्स की जानकारी सामने आ गई है। पोस्टर लीक होने के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि फोन बहुत जल्द भारत में लॉन्च हो सकता है। हालांकि फोन की वास्तविक कीमत और ऑफर्स के लिए लॉन्चिंग तक इंतजार करना होगा। कंपनी इसे पिछले महीने इंडोनेशिया में लॉन्च कर चुकी है। फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर पर काम करता है और 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। साथ ही यह 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले होल पंच डिस्प्ले के साथ आता है। पोस्टर के अनुसार भारत में इसके 3GB रैम और 32GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 11,990 रुपए होगी। पोस्टर में यह भी बताया गया है कि कोटक, RBL, बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक कार्ड से खरीदी करने पर 5% कैशबैक मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए होने वाले पहले चरण की परीक्षा के नतीजे बुधवार को जारी कर दिए हैं। परीक्षा में सफल होने वाले कैंडिडेट्स मेंस परीक्षा में शामिल होंगे, जो कि 31 अक्टूबर 2020 को आयोजित होनी है। SBI क्लर्क मेंस का पेपर 2 घंटे 40 मिनट का होगा। पेपर में कुल 4 सेक्शन होंगे: जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी यानी कंप्यूटर नॉलेज। IPL के 13वें सीजन के 39वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सीजन का सबसे छोटा 85 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में RCB ने 13.3 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 85 रन बनाते हुए मैच जीत लिया। इससे पहले 37वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 126 रन का टारगेट दिया था। और अब बात आज के इतिहास की। मेवाड़ महाराणा राज सिंह का निधन 22 अक्टूबर 1680 को हुआ। हिंदू धार्मिक नेता स्वामी रामतीर्थ का जन्म 22 अक्टूबर 1873 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई एवं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विठल भाई पटेल का निधन 22 अक्टूबर 1933 में हुआ। प्रसिद्ध हिंदी और उर्दू फिल्म अभिनेता कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 में हुआ। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल राष्ट्र को आज ही के दिन 1962 में समर्पित की गई। और अंत में भारत ने 22 अक्टूबर 2016 को कबड्डी विश्व कप जीता।